आइए दोस्तों, आज पढ़ते हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 7 का लेसन नंबर 2। पाठ का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो क्या है दोस्तों पृथ्वी के अंदर? तो जैसा आप लोग दोस्तों जानते हो कि हमारी पृथ्वी के अंदर निरंतर परिवर्तन होता है और ये कभी रुकता नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये परिवर्तन होता है तो आप जानेंगे हम आज। जैसा आप फिगर में दोस्तों देख रहे हो, ये फिगर दिख रहा है आपको? ठीक है, ये ऊपर जो है हमारी, ठीक है, ये जो स्थल मंडल होता है ना, इसको जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी ठोक, ये प्रॉपर्टी हो गई, पतली परत जो होती है ऊपर। ठीक है, और ये हमारा तो क्या कहते हैं, जल मंडल है। जल मंडल के जल के नीचे भी तुम्हारी मतलब वो होता है ना, पृथ्वी की परत होती है, इस पर जल रहता है दोस्तों। तो हमारी पृथ्वी एक प्याज देखा आप सभी लोगों ने, प्याज की तरह है। प्याज की एक परत उतारोगे उसके नीचे दूसरी परत है, तो ऐसे ही पृथ्वी पर भी परत की परत लगी हुई है। ठीक है, तो सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, सबसे पतली परत ये होती है, क्योंकि सबसे पतली परत होती है। ठीक है, तो ये जो महाद्वीप होते हैं ना, जैसे हमारे 7 महाद्वीप हैं, तो महाद्वीपों पे ये प्लेट क्या होती है, 35 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है इसकी मोटाई? 35 किलोमीटर तक इसकी महाद्वीपों में मोटाई होती है। क्योंकि जैसे आप ये देख रहे हो, आप महाद्वीप मतलब ये देखिए ना महाद्वीप, तो जैसे यहाँ पर पहाड़ है ना, पर्वत हैं। ठीक है, तो 35 किलोमीटर से मान लो नापेंगे तो 35 किलोमीटर तक जा सकती है यहाँ तक, क्योंकि ये सब पहाड़ वहाड़ उसमें नापाएंगे। और समतल पे नापोगे थोड़ा कम आएगी 35 किलोमीटर से, लेकिन अधिकतम इसकी 35 किलोमीटर तक होती है मोटाई महाद्वीपों पे, क्योंकि महाद्वीपों पर ही पहाड़ होते हैं ना, पर्वत होते हैं, तो 35 किलोमीटर तक। ठीक है, देखो एवरेस्ट से कन्फ्यूजन मत होना, वो केवल 8,848 मीटर है ना, ये 35 किलोमीटर है। अगर पूरी प्रॉपर्टी माप करेंगे तो 35 किलोमीटर आएगा। ठीक है, और समुद्री सतह पर, क्योंकि समुद्री सतह पर जैसे दोस्तों आप जाओगे, यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर तो पहाड़ वगैरह तो ऊपर है नहीं। ठीक है ना, मैदान है, तो ये जो होता है यहाँ पर केवल ये मतलब 5 किलोमीटर तक ही होती है, क्योंकि ऊपर तो समुद्र रहता है, तो ये केवल 5 किलोमीटर तक ही रहती है। ठीक है, तो मतलब समुद्र में क्या होती है इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक, और स्थल पे कितना होती है 35 किलोमीटर तक आपकी ऊपरी वाली परत होती है। ठीक है, समझ गए ना, जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, इसका ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो ये आपकी जो महाद्वीपीय परत में क्या आपका ज़्यादा पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है, एल्यूमिना पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, एल्यूमिनियम तो वैसे एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सिलिका एल्यूमिनियम, तो सिलिका माने बालू होती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम सीएल बोलते हैं। सी माने सिलिका, एल माने एल्यूमिना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सीएल, सिलिका प्लस एल्यूमिना, तो सीएल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका भूपर्टी में। और सागर वाले में क्या पाया जाता है, आपका सिलिका वहाँ पर भी पाई जाती, लेकिन दूसरा आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है उसमें? एल्यूमिना नहीं पाई जाती, क्योंकि जो सागर की है ना भूपर्टी, ठीक है, उस पर आपका क्या पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना, देखो सीएल और सी में। ठीक है, सीएल और सी में कोई ट्रिक बना लेना दोस्तों, याद रखना सीएल और सी में। ठीक है, ये ट्रिक से याद रखना, क्योंकि महाद्वीपी में सीएल और उसमें सी में पाया जाता है। ठीक है, सीमा, ठीक है, सीएल सीमा, सिया सीमा, सिया सीमा, सिया सीताराम बोलते तुम लोग, सिया सीमा बोलना। ठीक है, तो एक ट्रिक हो जाएगी सिया सीमा। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। क्या होता है? मेंटल। ठीक होता है, जो 2900 किलोमीटर तक जाता है। कहाँ तक जाता है? 2900 किलोमीटर तक गहरे तक फैला रहता है। और इसकी सबसे आंतरिक परत क्या होती है आपकी? क्रोड होती है। क्या होती है? क्रोड। ये देखिए, ये आपकी भूपर्टी हो गई। ठीक है, उसके नीचे आपका ठीक क्या होता है, आपका मेंटल होता है। ठीक है, मेंटल, और इसकी सबसे आंतरिक प्लेट क्या होती है, ये क्रोड होती है। ठीक है, ये क्रोड होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी मेंटल है। क्या है आपकी? मेंटल है। समझ गए ना दोस्तों, ये ध्यान रहेगा आपका, मेंटल होती है। ठीक है, आंतरिक परत क्या होती है, सबसे आंतरिक परत क्या होती है, इसकी क्रोड होती है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या होती है? क्रोड। ठीक है, तो सबसे ऊपर भूपर्टी। ठीक है, सबसे ऊपर भूपर्टी हो गया, भूपर्टी के नीचे क्या हो गया आपका? मेंटल, मेंटल के नीचे क्या हो गया आपका? क्रोड। तो तीन मेन भाग होते हैं। ठीक है, तो अभी हम 7 में इतना ही पढ़ेंगे, आगे इसका डिटेल से हम इसका अध्ययन करेंगे, तो आप इतना याद रखना। ठीक है, तो आप समझ गए ना। उसके बाद देखिए, जो जिसकी लगभग क्या होती है, त्रिज्या लगभग कितनी होती है? 3500 किलोमीटर होती है। कितनी होती है आपकी? 3500 किलोमीटर। किसी क्रोड की है दोस्तों ये। ठीक है, क्रोड की 3500 किलोमीटर त्रिज्या होती है। ठीक, 3500 किलोमीटर। ये हम लोग कहते हैं निकेल एवं लोहे की बनी होती है, इसे नीफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके? नीफे। ठीक है, क्रोड। क्रोड में क्या होता है, मुख्यतः किसकी बनी होती है? निकेल और फेरस। फेरस मतलब वही आयरन। ठीक है, लोहा। फेरस मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहा, लोहे की बनी होती है। तो केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी ऊंचा होता है। क्या होता है? तापमान और दाब काफ़ी ऊंचा। तो क्रोड समझ गए दोस्तों क्या होता है। देखिए, ये है आपकी इसका फिगर। तो सबसे ऊपर भूपर्टी होती है, भूपर्टी नीचे देखो ये भूपर्टी दी है। ठीक है, उसके नीचे क्या होती है? मेंटल होती है। ठीक है, मेंटल होती है ना ठीक है, मेंटल, मेंटल के नीचे क्या होता है? क्रोड। तो ये मेंटल कहाँ तक होती है? 2900 मीटर तक। कितना होता है? 2900 मीटर। फिर उसके नीचे कितना होता है तुम्हारा? ये तुम्हारा 3500 दिया था। कितना दिया था? 3500। और ये यहाँ तक कितना दिया था?
3200, ठीक है। ये आपका कन्फर्म हो गया दोस्तों, ठीक है। इसकी त्रिज्या आपकी 3500, यहाँ से कितना होती है 2900 किलोमीटर तक है, तो ये यहाँ से होती है तो यहाँ तक तो उतना निकाल दोगे अपना 35, ये तो आपका 35 किमी, 2900 किमी और 3500, तो ये यहाँ तक पूरा 3500 करोड़ की जो त्रिज्या होती है 3500 और ये 2900, ठीक है। तो समझ गया ना, यहाँ तक आपकी होती है। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो कमेंट, तो हम उसको दोबारा सही कर देंगे। देखो भाई, ह्यूमन हम भी हैं, कभी कभार कोई गलती हो सकती है, बट उसका थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। तो क्योंकि बोलते वक्त, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसे थोड़ा जल्दी खींचने की कोशिश करते हैं कि जल्दी आपको समझा भी दें और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे विश्व की सबसे गहरी खान क्या है आपकी, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक है और तेल की खोज में इंजीनियर लोगों ने 6 किलोमीटर तक गहराई तक खोद चुके हैं, ठीक है। इससे अभी नीचे 6 किलोमीटर से नीचे ज़्यादा खोद नहीं पाया, ठीक है। और पृथ्वी के यहाँ तक करोड़ तक जाना तो असंभव है, कोई पहुँच नहीं सकता है ना। अभी तक केवल आप देख रहे हो ना कि केवल 6 किलोमीटर तक खोदा जा चुका है। और एक सोने की खान है जो अफ्रीका में, वो उसकी गहराई कितनी है 4 किलोमीटर, इससे गहराई कोई आपकी खान भी खोदी नहीं गई है। और पेट्रोल की खोज में, तेल की खोज में 6 किलोमीटर तक हमने खोदा है, इसके ऊपर इंजीनियर नहीं भर पाए। तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से, कितनी समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर खोदना पड़ेगा। कितना 6000 किलोमीटर समुद्र की सतह से, समझ रहे हैं ना। और मतलब ये आपका, तो ये छोड़ ही दो, जैसे ये पहाड़ वाड़ यहाँ से तो छोड़ ही दो, समुद्र की सतह से यहाँ से आपको 6000 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो समुद्र से 3500 है, ठीक है। ये 5 है, समुद्र की प्रॉपर्टी कितनी है 5, फिर 2900 है, ठीक है। 2900 उसके बाद 3500 है, तो तुम्हारे जो लगभग 6000 किलोमीटर आपको खोदना पड़ेगा समुद्र तल से, तब जाके आप उसके करोड़ तक पहुँचोगे, समझ गए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है, मतलब खोदना मुश्किल है, अगर नीचे पहुँच गए तो मूवी वगैरह में दिखाते हैं तो असंभव है, ऐसा होता नहीं, वो तो केवल कल्पना होता है, यथार्थ नहीं होता है, ठीक है। ये समझ गए दोस्तों, कोई दिक्कत उसमें क्या क्या होता है उसमें। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा प्रॉपर्टी है, जिसपे हम लोग रहते हैं और जिसपे सागर है, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा जिसपे सागर है, जिसपे मनुष्य, तो वो केवल 1% है, ठीक है। और 84% मेंटल है, एवं 15% का हिस्सा क्या है, क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6371 किलोमीटर, कितनी है 6371 किलोमीटर। तो दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको ध्यान देने योग्य बात है ना, ये आपको ध्यान रखनी है चीज़ें, जो ध्यान रखनी है तो हम डाटा है तो आपको याद ही रखना है, उसमें कोई आपको संशय नहीं होना चाहिए। बाकी समझाने वाली चीज़ें हम समझाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, शैल एवं खनिज, हमें ये पढ़ना है, शैल और खनिज। देखिए, जो प्रॉपर्टी है अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई है, ठीक है, शैल से बनी हुई है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहा जाता है ना, जिससे तो प्रॉपर्टी बनती है उसको हम क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। तो शैल आपके, ठीक है, आकार एवं गठन के अनुसार उसका हम प्रकार भी निश्चित कर सकते हैं, रंग भी निश्चित कर सकते हैं। तो शैल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अग्नेय शैल, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इग्नियस, ठीक है, इग्नियस बोलते हैं। दूसरा अवसादी, इसको सेडिमेंट्री अंग्रेजी में बोलते हैं। फिर कायांतरित क्या कहते हैं उसको, मेटामॉर्फिक बोलते हैं, तो 3 प्रकार के शैल होते हैं। जैसे अब तो सबसे पहला ये जो अग्नेय शैल है, ये मतलब प्राथमिक शैल, जैसे द्रवित मैग्मा, पृथ्वी के नीचे क्या है आपका मैग्मा ना, वो एकदम द्रव तरीके से है, ठीक है। जब ज्वालामुखी फूटता है तो बाहर निकल आता है, तो ठीक है, इस प्रकार बने शैल को हम अग्नेय शैल कहते हैं ना। जब द्रवित मैग्मा ठोस हो जाता है, तो इस द्रवित मैग्मा जब ठोस हो जाता है, जो उससे जो शैल बनती है उसको क्या कहते हैं, अग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें हम प्राथमिक शैल, मतलब ये पहले शैल हैं जो मतलब बनते हैं, ठीक है, मैग्मा से, इसलिए इसे प्राथमिक शैल भी बोलते हैं। और अग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्वेदी शैल होती है, एक बहिर्वेदी। दोस्तों जब मैग्मा अंतर्वेदी नाम से स्पष्ट है, जब जो अंदर ही बन जाए पृथ्वी के अंदर, जैसे मैग्मा निकल नहीं पाया पृथ्वी के प्रॉपर्टी के अंदर ही ठंडा हो गया कहीं भी, या मेंटल में ठंडा हो गया, तो वो क्या बन जाएगा आपका, अंतर्वेदी शैल बन जाएगा, ठीक है। कहीं मान लो यहाँ पर्वत फोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो 35 किलोमीटर नहीं गया, कहीं जगह मिल गई उसकी, तो प्रॉपर्टी में कहीं ठंडा हो गया तो वो जम गया, तो अंतर्वेदी शैल बन गया। और जो मैग्मा बाहर निकल आया, बाहर आके प्रॉपर्टी के बाहर आके जमा, तो क्या बह गया, बहिर्वेदी शैल बन गया। तो आप समझ गए, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसलिए प्रॉपर्टी पर इस प्रकार बने शैल को बहिर्वेदी अग्नेय शैल कहते हैं, जो मतलब बाहर आके ना ठंडे होते हैं, ठीक है, उसे। और इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है दोस्तों। ये महीन दानों वाली, ये आपके देखो, अगर हम मतलब बड़े एग्जाम देते हैं ना, बड़े बड़े एग्जाम, तो इसमें यही चीज़ें वर्ड पूछते हैं, वही वर्ड हाईलाइट किए ना, ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। उदाहरण से बेसाल्ट है, दक्कन का पठार, ठीक है, देखो दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना हुआ है, ठीक है, ये अग्नेय शैल का बेसाल्ट उदाहरण है, ठीक है। और फिर क्या होता है, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, अंतर्वेदी अग्नेय शैल कहते हैं, ये आपको ऊपर बताया थे, ठीक है। जैसे
और ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप लेते हैं। क्योंकि बड़े दाने क्यों लेते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा होते हैं, और जो बाहर ठंडा होता है बहुत तेज़ी से ठंडा होता है, इसलिए उसमें छोटे दाने बनते हैं। तो ये आपको अंतर ध्यान देना है, ठीक है। और इसे जैसे आपका क्या है, ग्रेनाइट ऐसे ही सेल हैं, ठीक है, इनका ही उदाहरण है आपका किसका, अंतर्वेदी सेलों का, ठीक है। तो जैसे लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट के होते हैं। जैसे चक्की पीसने के लिए ना जो पत्थर होते हैं ना, जो वो पत्थर होते हैं वो किसके होते हैं, यही ग्रेनाइट सेल ही बने होते हैं, ठीक है। अब देखिए, सेल लुढ़क कर, चटक कर एवं एक दूसरे टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, हम अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद हवा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। और ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की सेलों से अवसादी सेल कहते हैं। जो इस प्रकार जो सेल बनते हैं तो अवसादी, देखो अग्नेय सेल क्या होता है, सेम मतलब अग्नेय सेल है, फिर वो आपस में घिसेंगे, ठीक है, या कोई अन्य क्रिया से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। फिर क्या होगा, जल या नदियों का जल या मतलब बाढ़ जब आती है तो उनको बहा कर ले जाएगी, हवा छोटे छोटे टुकड़ों को बहा कर ले जाएगी, तो एक जगह डाल देगी, ठीक है। तो वो लोग आपस में पड़े रहेंगे, फिर ना काफ़ी दाब वाब उन पर पड़ेगा, तो दाब वाब पड़ने के बाद तो वो क्या बन जाएंगे, एक सेल की परत बना लेते हैं। तो इस प्रकार जो सेल बनते हैं उन्हें हम अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, ठीक है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों में रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं, ठीक है, जो रहते हो इसमें तो उनके जीवाश्म भी मिल सकते हैं। तो ये आपका हो गया अवसादी सेल। तो समझिए, इसमें कोई दिक्कत तो आपको होगा नहीं, अवसादी सेल में समझ में आ गए होंगे। फिर देखिए अग्नेय एवं अवसादी सेल। अब क्या होता है, अग्नेय एवं अवसादी सेल क्या है ना, जो बने उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। जब जैसे अग्नेय सेल अवसादी सेल, जैसे अग्नेय सेल से अवसादी सेल बनता है, और ये अग्नि और अवसादी इन पर अगर उच्च ताप एवं दाब की क्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो ये कायांतरित में बदल जाते हैं। तो कायांतरित मतलब काया बदल जाए, ठीक है, उसी को कायांतरित बोलते हैं। तो जब अग्नि और अवसादी सेलों पर उच्च ताप और दाब कार्य करते हैं तो ये कायांतरित हो जाते हैं, जिन्हें हम कायांतरित सेल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है ना। चिकनी मिट्टी किसमें, स्लेट में बदल जाती है, और चूना पत्थर किसमें बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। तो ये क्या हो गया आपके, जो बदले हैं तो वो क्या हो गया आपके, कायांतरित सेल हो गए, ठीक है। चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर, तो ये कायांतरित सेल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर दिया है, कायांतरित सेल का फिगर दिया है, ठीक है। तो जैसे जीवाश्म, यहाँ एक शब्द आया था, जीवाश्म क्या होता है, जैसे सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और कुछ देखो, इग्नियस लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, इग्निस का है, जिसका अर्थ है अग्नि, ठीक है। क्योंकि इग्नियस अग्नि है, क्योंकि देखो मैग्मा बहुत गर्म होता है, एकदम आग जैसे जलता रहता है ना, तो इसलिए आग से ही बना है इग्नियस, जिसको अग्नियस सेल कहते हैं। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द है, क्या है, लैटिन शब्द है जिसका सेडिमेंट जिसका अर्थ है स्थिर। क्योंकि सेडिमेंट्स कैसे बनते हैं, अवसादी सेल कैसे बनते हैं, क्योंकि जब अग्नेय सेल टूट के टुकड़ों में हो जाता है तो उनको पानी या हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके वो छोड़े जाते हैं, वहाँ पर स्थिर हो जाते हैं। और जब स्थिर हो जाएंगे तो ये मतलब पड़े रहेंगे तो इनकी एक परत बन जाती है, ठीक है। ऐसे परत वो पड़े रहते हैं तो मतलब स्थिर होकर परत जब बन जाती है तो वो आपके क्या बनते हैं, अवसादी सेल। तो इसको स्थिर बोलते हैं ना, सेडिमेंट्री। फिर मेटामॉर्फिक, ये ग्रीक है, देखो 2 लैटिन है, एक ग्रीक है, यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी, कभी पूछ देता है। तो मेटामॉर्फोस से लिया गया, ठीक है। मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ होता है परिवर्तन, जैसे आपको बताए थे, तो परिवर्तित होकर बनते। तो दोस्तों शब्द याद रहेंगे आपको, ठीक है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसमें और कुछ याद रखने के लिए बॉक्स में दिया है, तो त्रिज्या तो हमने बताई दी थी आपको, ठीक है। आप बहुत बढ़िया, आप लोगों ने याद कर लिया, सेल देख लिया, ये कांतिक सेल है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, तो सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, क्यों, क्योंकि कठोर सेलों का उपयोग सड़क बनाने में किया जाता है। क्या बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, इमारतें बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं, जैसे वो खेला होगा कि नहीं, 7 गिट्टी बिछ के फिर गेंद से मारते हैं, ये सब करते हैं, तो फिर वो गिर जाती, फिर भागते हैं सभी बच्चे, फिर वो देखते रहते हैं कहाँ दूर गेंद चला गया तो गिट्टी बिछ देना। तो वो सब दादी दादा के मतलब तमाम खेल खेलते हो, वो भी सब सेल ही होते हैं, ठीक। देखो ये बना हुआ है लाल किला आपका, ठीक है, लाल किला बलुआ पत्थर का बना हुआ है, ठीक है। तो बलुआ पत्थर, ठीक है, ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है, ठीक है, कायांतरित सेल है ना। तो आपको पता ना बलुआ पत्थर कौन सा, अवसादी सेल है, आपने देखा ना यहाँ पर, ठीक है। देखो बलुआ पत्थर कहाँ है आपका, लिखा हुआ था कहीं पर, अवसादी सेल में लिखा होगा, देखो अवसादी सेल, ठीक है, आपने पढ़ा होगा अभी। देखो बलुआ पत्थर अवसादी सेल है,
और चूना पत्थर जो संगमरमर से चेंज होता है देखो ना, तो ये आपका कौन सा है आपका, वो क्या कहते हैं, कैंथ्रित। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, यही चीज़ें पूछती है ना, ठीक है। ताजमहल तो आपका क्या है, आपका कैंथ्रित सेल है का बना हुआ है, और लाल किला किसका बना हुआ है, आपका औषधि सेल का बना हुआ है। तो आपको जानकर आश्चर्य हुआ ना इन चीज़ों को, तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। देखिए फिर तो एक जैसे अब जल चक्र जैसे होता ना कि जल वाष्प में बदला, वाष्प को ठंडा किया, फिर वो बर्फ मतलब बर्फ से फिर पानी, पानी से, तो एक चक्र बनता है। तो ये आपका चक्र हो गया ना, ये आपका ये क्या है, शैल चक्र है। शैल चक्र क्या होता है, जैसे ये आपका मैग्मा है, मैग्मा ठंडा हो गया, क्या बने, आग्नेय शैल, आग्नेय शैल टूटा फूटा, ठीक है, और वो जमा हो गया, क्या बन गया, अवसाद बन गया। अवसाद फिर क्या बन जाता है, कुछ दिन के बाद अवसादी सेल बन जाता है। देखो ये भी टूट सकता है, अवसादी सेल भी टूट के अग्नि मतलब क्या कहते हैं, अवसाद बन सकता है, ठीक है, अवसादी सेल टूट के अवसाद बन सकता है। और फिर ये क्या हुआ, ताप और दाब के कारण, उच्च ताप और दाब के कारण क्या बन जाएगा, कैंथ्रित बन जाएगा। फिर कैंथ्रित सेल को भी उच्च ताप और दाब पर हम मैग्मा में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं, मैग्मा में, और मैग्मा फिर ठंडा हो गया, फिर क्या बन जाएगा, अग्नेय सेल बन जाएगा। अग्नेय सेल और अग्नेय सेल टूट के औषधि बनेगा, औषधि से औषधि सेल बनेगा। फिर अग्नेय सेल या औषधि सेल या ये सब, इन पर अगर ताप दाब डालेंगे तो ये सीधे आपको किस में चेंज हो जाएंगे, कैंथ्रित में हो जाएंगे, ठीक है। या इस पर भी ये इसको ज़्यादा तेज गर्म कर दे तो सीधे ये मैग्मा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्मा, और ये भी ज़्यादा ताप और दाब पे गर्म होकर पिघल जाएगा तो भी मैग्मा में चेंज हो जाएगा। फिर ये किस में हो जाएगा आपका, फिर अग्नेय सेल बन जाएगा। फिर यही आपकी क्रिया चलती रहेगी, चलती ही रहती है पृथ्वी के अंदर। तो ये नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे या मैं मतलब 1 साल 10 साल 100 साल, ये मतलब बहुत लंबी प्रक्रिया होती है सेलों को चेंज होना, ठीक है, आपस में सेलों को चेंज होना। तो मतलब ये हमेशा चलती रहती है यही प्रक्रिया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। देखो तो आपको जो है ना सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की क्रिया को सेल चक्र कहते हैं, ठीक है, सेल चक्र कहते हैं, समझ गए ना, सेल चक्र कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या दिया है, मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बन जाता है। ये अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर औषधि सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय एवं औषधि सेल कैंथ्रित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कैंथ्रित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर अग्नेय सेल में प्रत्युत हो जाता है। क्षय चक्र है, आपको ध्यान रहेगा, कोई दोस्तों दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको हमारे अनुसार। तो आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। फिगर तो आपको मतलब रट ही लेना है, फिगर से दोस्तों जितना आपको क्लियर होगा तो बस हम इसका सारांश बनाएंगे। 7 का अभी 6 का बन गया है दोस्तों, बस उसका वीडियो बनाना है, ठीक है। तो आपको सारांश में हम पूरा फिगर का ही यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके राज्य में कौन कौन से मतलब आपके राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं तो आप ढूंढ के लिख देना, ठीक है। आप देखिए सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है ना, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है, ठीक है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, इनका ये भी खनिज है, पेट्रोलियम वगैरह, ठीक है। इनका प्रयोग किसी ईंधन के रूप में होता है। और कुछ को औषधियों के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे उद्योगों, औषधियों, उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, ठीक है। तो इन चीज़ों का प्रयोग होता है। ये सब आपके खनिज हैं। जैसे यूपी में कौन कौन से खनिज कहाँ पर क्या पाया जाता है तो हमने दिया है, देखो आपका ये दिया है ना कि हीरा आपका बांदापुर, मिर्जापुर में पाया जाता है। तो आप लोग देख लेना, इसको रोक के मतलब स्लाइड को रोक के आप इसको देख लेना यूपी में कहाँ पर कौन सा पाया जाता है। देखो इसके बारे में नीचे दिया है कि ये पाए तो जाते हैं अपने यूपी में ना, ये तो 2% ही हैं पूरे भारत में जितने खनिज पाए जाते हैं ना, जैसे तो उसमें यूपी में जो पाए जाते हैं वो केवल पूरे भारत में पाए जाने वाले खनिज केवल 2% भाग यूपी से प्राप्त होता है इस, ठीक है। और ये भी जो पाए जाते हैं ये केवल दक्षिण यूपी में पाए जाते हैं। इधर नॉर्थ यूपी में तो गंगा यमुना का मैदान है, यहाँ पर तो सैल का कोई मतलब खनिज पदार्थों का कोई मैटर ही नहीं करता। वही जैसे क्या कहते हैं बुंदेलखंड वगैरह अभी पठार है वहाँ पर, ठीक है, वो पठारों में ही खनिज पाए जाते हैं। अपने कक्षा 6 में पढ़ लिया है। तो आपको देखो आपका अगर बेस तैयार ना तो आप पता कर लोगे खनिज कहाँ पर, खनिज आपके पठार में पाए जाते हैं। पठार जो है आपके दक्षिण यूपी में ही है, इसलिए उत्तरी यूपी में, पूर्वी यूपी में, पश्चिमी यूपी में तो आपका खनिज मिलेगा नहीं। और जो यूपी में खनिज पाए भी जाते हैं वो केवल पूरे भारत में पाए जाने वाले खनिज का केवल 2% हैं। तो कहाँ पर क्या पाया जाता है थोड़ा बहुत आप देख लेना, इसके रोक के देख लेना। फिर देखिए प्रश्न, आप हर प्रश्न का उत्तर आप एकदम सिंपल से दोगे, मतलब एकदम अगर आपने अच्छे से पाठ सुन लिया। तो दोस्तों हमको आशा है आपको पाठ पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट में करना, ठीक है, कमेंट कर देना तो हम उसको देख लेंगे। और दोस्तों अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, कमेंट करके बता देना थोड़ा, ठीक है, भड़कना नहीं, समझ गए ना। जैसे आप सामने बैठ के पढ़ रहे हो तो मैं उसको तुरंत सही कर देता, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और क्या करना ना, इसको सब्सक्राइब भी कर लेना अगर चैनल पे नए हो। जय हिंद, जय भारत।